Hi everyone, welcome to Prepayers. This is basically our second class on polity और आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जितना हमने पढ़ा था उससे। एंड डोंट वरी, ये पॉलिटी की जो क्लासेस हैं 11th 12th स्टैंडर्ड की भी जो क्लासेस हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एनसीईआरटी कवर हो रही है, आपका एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। What exactly are the important features of the Constitution? We'll look into that. चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स की। ठीक है, राइट्स की बात करें इससे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो चलिए पहले सेलिएंट फीचर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला, अ रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, पहली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में दो चीजें बताई थी। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है जो अनरिटन होता है। जो इंडिया और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन, और जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अनरिटन। तो जब हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है, और इसी के अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है। अब क्यों है बहुत ज्यादा लेंदी, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने स्टेट्स हैं, इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, सबको कवर अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मैंने लास्ट क्लास वाले में आपके कमेंट्स चेक किए थे, आपके एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं थे, डाउट्स नहीं थे, इसलिए हम सीधा चैप्टर पे शुरू हो गए। अगर कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स होते तो हम पहले उन क्वेश्चंस या डाउट्स को क्लियर करते, ठीक है। और जो बच्चे बोलते कि मैम ये तो प्रीमियर है, तो ये तो अच्छी बात है। क्लास में जब हम लाइव क्लास करते हैं, आपको याद है जब हम अकेडमी पे लाइव क्लास करते थे, कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता था क्योंकि बच्चे फालतू मैसेजेस करते रहते हैं, है ना। तो हम टू द पॉइंट रहेंगे, जल्दी कवर करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप बस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। अब जब से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या कोई अमेंडमेंट पास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? कभी कोई चेंजेस किए गए हैं? ऑफ कोर्स, बहुत सारे अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस के अंदर चेंज किए गए हैं, मतलब ऐड किए गए हैं या हटाए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब अमेंडमेंट्स होते हैं तो चीजें और ऐड होती जाती है और वो और लेंदी होता जाता है। जैसे यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, चाइना में 138 है, जापान में 103 है, कनाडा में 107 आर्टिकल्स हैं, जबकि इंडिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 395 आर्टिकल्स आर देयर। सोचो कितना वास्ट डिफरेंस है, डबल ट्रिपल, समझ रहे हो? दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपको अभी बताया था कि देखिए यूएसए में क्या होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट है। यूएसए में क्या है, देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल का क्या मतलब होता है कि सेंटर पे अलग पावर होगी, स्टेट पे अलग पावर होगी, दोनों की पावर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों की अलग अलग पावर है, तो दोनों का अलग अलग जो सेट ऑफ रूल्स है वो बने हुए हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फेडरल सिस्टम तो है बट विद यूनिटरी टिल्ट, यूनिटरी बायस, मतलब सेंटर स्ट्रांग है। तो फेडरल सिस्टम होने के बाद भी अगर सेंटर स्ट्रांग है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर यूनियन के लिए भी मेंशन्ड है, स्टेट के लिए भी मेंशन्ड है, लोकल लेवल पे भी मेंशन्ड है, सब मेंशन्ड है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपके प्रियम्बल के अंदर भी ये वर्ड्स गिवन है, और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम या फिर इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस।
एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी और के कंट्रोल में नहीं है। अगर हम हमारे इंटरनल अफेयर्स के लिए कोई चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो मैं दिल्ली को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहती हूँ, तो मुझे बाहर वाला आके नहीं बता सकता, यूएसए वाले नहीं बोल सकते कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर मैं कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहती हूँ अपने स्टेट से रिलेटेड, स्टेट इन द सेंस हियर स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्री। सी देयर आर टू टाइप्स। एक तो ऐसे आपको स्टेट लिखा हुआ मिल जाएगा, और एक स्मॉल एस के साथ स्टेट लिखा हुआ मिल जाएगा। दिस स्मॉल स्टेट वाला इज लाइक महाराष्ट्र एंड स्टफ। और ये जो कैपिटल एस है ना, ये नेशन स्टेट होता है, मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं। तो हम हमारे स्टेट के लिए अपने अपने लॉज, अपने पावर्स हम खुद एक्सरसाइज करेंगे, आप हमें आके कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लेट्स लुक एट सोशलिस्ट। लेट मी जस्ट इरेज इट। यस, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या होता है? एक और चीज याद रखना सोशलिस्ट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बाद में अमेंडमेंट में ऐड किया गया, मतलब प्रियम्बल में पहले एडेड नहीं था ये, प्रियम्बल में बाद में इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसको बाद में ऐड किया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो कि कब पास हुआ था? 1976 के अंदर पास हुआ था। अब इसका क्या मतलब है कि सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी पे आप फोकस करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाए और सोसाइटी का कुछ पार्ट है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि सबके पास रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, पैसा, सब कुछ बराबर बराबर तरीके से पहुंचे। दैट इज सोशलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्युलर। ना सेक्युलर, सेक्युलर में दो टर्म होते हैं, एक है नेगेटिव सेक्युलरिज्म and the second one is positive secularism. Negative secularism and positive secularism. सोशलिस्ट की तरह ही सेक्युलर को भी प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, ये जो हमने सोशलिस्ट ऐड किया है या सेक्युलर ऐड किया है बाद में 42nd अमेंडमेंट में, जो हमने ये ऐड किया है, क्या बात है इस मतलब का? क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले इंडिया सोशलिस्ट या सेक्युलर नहीं था? एंड पॉजिटिवली यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कल के क्लास के पहले मैं फिर चेक करूंगी कि किस बच्चे ने आंसर किया है, और जिसका अच्छा आंसर होगा आई विल ट्राई टू नेम द पर्सन। ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, इसको हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया है। अब कुछ बच्चे स्मार्ट बनेंगे, बोलेंगे इंटेग्रिटी भी बताओ। बताऊंगी। तो क्या इससे पहले इंडिया सोशल और सेक्युलर नहीं था? सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था? चलिए, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे हम, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। मतलब यहाँ पे किसी भी धर्म को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाएगी, मतलब सभी धर्म से आप दूरी बना के रखोगे, जो कि यूएस में फॉलो होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। दिस मीन्स वी विल गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, मतलब हम हर रिलीजन को बराबर का दर्जा देंगे। तो देखो, दोनों बातों में फर्क है। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं मान रहे, यहाँ पर वो सबको मान रहे हैं। सिंपल सा मतलब अगर आपसे सेकुलरिज्म का पूछा जाए तो वो होता है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। देयर वोंट बी एनी पर्टिकुलर रिलीजन फॉर द स्टेट। जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, आप इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं बता सकते। ये होता है।
ठीक है। नो पर्टिकुलर रिलीजन फॉर द स्टेट इज सेक्युलरिज्म, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल। इंडिया में पॉजिटिव है, पॉजिटिव का आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो, सबके लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। बट अगर आप सरदार हैं, आपने पगड़ी बांधी हुई है, तो आपको हेलमेट नहीं लगाने देने के लिए बोलेंगे कि भाई तुम पगड़ी उतारो हेलमेट लगाओ। क्यों? क्योंकि वो उनके रिलीजन का डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, राइट? और हम हर रिलीजन को बराबर का रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास जितनी मर्जी पावर आ जाए, वो पावर कहाँ से आई है? लोगों से। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मतलब वो पावर कहाँ से आई है? लोगों के हाथ से आई है वो पावर। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं ताकि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमें रिलेटिव्स, आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की क्या जरूरत है? हम ऐसे भी तो खुद भी तो डिसीजंस ले सकते हैं ना। तो हमें रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने की क्या जरूरत है? सोच के बताओ। कमेंट सेक्शन में यू हैव टू टेल दिस आंसर। आई विल गिव यू 10 seconds टू थिंक अबाउट इट, ठीक है? व्हाई वी हैव चोजन दिस criteria wherein we vote and we select our representative, और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ सो मेनी डाइवर्सिटीज। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब किसी भी चीज पे म्यूचुअली अग्री कर जाएं। तो हमने ये जो काम है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया है कि आप हमारे लिए डिसीजन लीजिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो फिर भी होते हैं डिसीजंस में, लेकिन कम हो। अब सोचो, एक सोसाइटी में 5 इंसान है, अब वो पांचों इंसान 5 डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, तो क्या वो पूरे एक पे कभी भी फॉलो कर पाएंगे? मान लो 2 मान गए, चलो, बाकी थे 3 तो अगेंस्ट ही है, बाकी के 3 के तो अलग अलग व्यूज है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पूरी तरीके से एक ही काम कर ले, है ना? तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर भी है। लास्ट हमारा आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने आपको कल भी बताया था। रिपब्लिक का बेसिकली मतलब है रिपब्लिक वर्सेस मोनार्क, ये साथ में पढ़ा जाता है। रिपब्लिक का मतलब है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, इट इज प्रेसिडेंट। ही और शी विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। मोनार्क की बात करें तो ये हेरिडिटरी होता है कि राजा का बेटा राजा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ऐसे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि देखिए, 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट इज रिजिड एंड द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबल। ठीक है। रिजिड का मतलब है आपको उसमें कुछ भी अमेंडमेंट लाने हैं तो आपको एकदम ऐसा होता है, आप ला ही नहीं सकते, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। फ्लेक्सिबल में इतनी आसानी से हो जाएगा। तो रिजिड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि टाइम के हिसाब से चेंजेस करना बड़ा मुश्किल है, और फ्लेक्सिबल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पता ही नहीं कल क्या चेंज हो जाए, तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिक ब्लेंड है। ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसके कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो रिजिड हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं फ्लेक्सिबल हैं, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, टाइम के हिसाब से चेंजेस भी हो जाए और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइडेड रहे। ये हम कल ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, देखिए, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री की, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है and the second one is parliamentary. One is presidential form, second one is parliamentary form of government. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, जिसके अंदर जो
प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खास बात क्या है? प्रेसिडेंट तो है ही यहाँ पे, वो तो प्रेसिडेंशियल में भी है, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड है, नाम नाम का हेड है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट कौन रन करती है? जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अलोंग विद बाकी जो काउंसिल के मेंबर्स हैं। ये एक्चुअली में जो हमारे लॉज बनाते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारा काम प्राइम मिनिस्टर का होता है, ना कि प्रेसिडेंट का। उनका काम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा साइन करना होगा, और उनको करना ही पड़ता है। सो ही इज द नॉमिनल हेड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन presidential and this parliamentary form of government. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ये तो हमें पता ही है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, जनरल प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको कोर्ट में अपील करनी है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाओगे, तब सुप्रीम कोर्ट जाओगे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये आपके पास पावर है। ठीक है, हियर यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आपको ये बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। देन राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, what else? Fifth is cultural and educational rights. And the last one is right to constitutional remedies. यही है जो बाकी सारे राइट्स को एक तरीके से लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारे पास पहले एक और राइट हुआ करता था, आपसे पूछा जा सकता है जो सेवेंथ राइट जिसको रिपील कर दिया गया वो क्या था? वो राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, उसको रिपील कर दिया गया था। आपको मुझे बताना है कि उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट में रिपील किया गया था। अच्छा, ये तो बात हो गई राइट्स की। अगर मैं कुछ राइट्स दे रही हूँ तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है कि नहीं बनती है? आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। देश की तरफ आप सिर्फ राइट्स थोड़ी इंजॉय करोगे कि भाई मेरे को तो फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम है। ठीक है, आपको फ्रीडम है, बट क्या आप सिर्फ राइट्स इंजॉय करोगे? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कितनी ड्यूटीज है हमारे पास। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? तो इफ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए देखते हैं। तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो इसको भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसको भी बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, इसको भी बाद में ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिएट किया गया था। मतलब बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिएट किया गया था। मैं पहले लिख देती हूँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट
अरे ये क्या हुआ? वेट, हाँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, बाद में एक और ऐड कर दिया गया। नाउ वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी नीड टू फॉलो। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन कौन से हैं मैं बस नाम बता देती हूँ आपको, और अपने नोट्स बनाते रहना। आई एम रिपीटिंग दिस। पहला, कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे, अबाइड करेंगे। जो हमारे आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल एंथम है, सबका रिस्पेक्ट करना है आपको। दूसरा, जो भी आइडियाज थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के या नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के, वो सारे आइडियाज को आप चेरिश करोगे, फॉलो करोगे। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार पूछा जाता है तो ये मैं लिख देती हूँ। तीसरा इज सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को यू विल अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, अपनी कंट्री को डिफेंड करोगे जब भी रिक्वायरमेंट होगी। और नेशनल सर्विसेज में आप आएंगे अगर आपको बुलाया जाए। मान लो मिलिट्री में कुछ है, हमारा किसी से झगड़ा हो गया है, ये हो क्या रहा है बार बार? अरे 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो मान लो हमारा झगड़ा हो गया है किसी के साथ, एंड दे वांट कि हम जाके उसमें पार्टिसिपेट करें, देश को बचाएं। तो आप टाइम पड़ने पर आप जाएंगे, वो कंपलसरी है आपके लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम तो नहीं जा रहे। ठीक है, आपको हारमनी प्रमोट करनी है, सबको मिलजुल कर रहना है। ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना है। आप विमेन के लिए डेरोगेटरी नहीं हो सकते। आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब के लिए कंपैशन रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, क्योंकि ये पता नहीं होता और ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक टेम्पर कह दो आप। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर, ये जो साइंटिफिक टेम्पर वाली बात है ना, ये लगता है ये ड्यूटीज में तो होगा नहीं, लेकिन ये ड्यूटीज में है। उसके बाद आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे, उसे परेशान नहीं कर सकते। तो आप देखते हो ना, जैसे ये आप जाओगे ऐसे, जैसे कुतुब मीनार वगैरह पे, इंडिया गेट वगैरह पे ऐसे ऐसे बना रहता है, सीमा लव समथिंग सोनू, ये सब आप नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट द ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद हर स्फीयर में इंडिविजुअल एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करेगा। एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ये आई विल राइट क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, सो लास्ट वन इज प्रोवाइड opportunities for education to his child कब से कब तक? वही राइट टू एजुकेशन 4 से लेके 16 ईयर्स तक, सॉरी 14 ईयर्स तक, 6 से लेके 14 ईयर्स तक, 4 6 मैंने इधर उधर कर दिया। 6 से लेके 14 ईयर्स तक। ठीक है, 6 से लेके 14 ईयर्स तक। इसको कब ऐड किया गया था? इस ड्यूटी को ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था डीपीएसपी के बारे में। देखो हुआ क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारे पास इतने प्रोविजन नहीं थे कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो उसको ऐड नहीं किया गया। उसको कहाँ डाल दिया गया? डीपीएसपी के अंदर डाल दिया गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ पे है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। So this is in part 4 of the constitution। और कहाँ से लिया गया है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। दिस इज टेकन फॉर फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप किस हिसाब से एक वेलफेयर स्टेट सेटल करोगे और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे। ठीक है, ये इसका मेन काम ही है वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। इसका मेन काम क्या है? वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। देखो यूएसए वगैरह में क्या होता है ना कि आप यूएसए का भी सिटीजनशिप होल्ड करोगे और साथ ही साथ जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां का भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। बट इंडिया के अंदर टू प्रमोट यूनिटी देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप का कुछ है ही नहीं। फेडरेशन में डबल सिटीजनशिप हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप नहीं है। तो आपने वो मूवी देखी होगी ना, चक दे इंडिया, जिसमें बोलता है मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, और एक बंदी बोलती है कि भाई मैं इंडिया से हूँ। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिटीजनशिप है, दैट इज इंडिया। इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? आर्टिकल कौन सा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए? इट इज आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। इसका मतलब ये है हर वो इंसान जो 18 या 18 से ऊपर का है, वो उसके पास वोटिंग राइट्स है, वो वोट दे सकता है। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इट इज इररेस्पेक्टिव, आई राइट इट, इट इज irrespective of the caste, it is irrespective of the caste, creed, sex, religion or place of birth। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव एक्शन। अभी अफर्मेटिव एक्शन क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करना है। तो देखो अगर आपको सोसाइटी में जस्टिस लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको सेम पेडेस्टल पे लाना पड़ेगा। अब आप ये तो नहीं है ना कि जो जिसके पास रोज की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है उसको भी आप सेम खाना दे रहे हो, उसको बोल रहे हो भाई जाके बीएमडब्ल्यू खरीद लो, और जिसके पास पैसा है वो भी बीएमडब्ल्यू खरीद रहा है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है कि स्टेट के पास ये अफर्मेटिव एक्शन की राइट है कि वो जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। अब कंडीशन को इम्प्रूव कैसे करेंगे? रिजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, अब बहुत बच्चे इस पे बहस करते हैं कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर यू आर एंग्री अबाउट इट एंड आई अश्योर यू देर आर मेनी पीपल हु टेक डिसएडवांटेज ऑफ द ये रिजर्वेशन। पर अगर किसी एक को भी फायदा होता है तो फायदा तो है ना, हमारे इंटेंट तो ठीक है। तो कोई भी इंसान है उसको रिजर्वेशन, कोई भी इन द सेंस वीकर सेक्शन का, उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है लेजिस्लेचर्स में, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। आर्टिकल 15-16 के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे रिजर्वेशन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, सो वी विल कवर दिस इन आर्टिकल 15 and 16। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए इसके बारे में तो हमने कल भी बात की थी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है। टेक 10 seconds एंड थिंक अबाउट इट। व्हाई डू यू थिंक जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट?
ऑब्वियस सी बात है, देखो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इन तीनों ऑर्गन की बात होती क्या है, सिंपल सी चीज करके देखो। इन तीनों ऑर्गन में होता क्या है, देखिए ये लॉ बनाती है, ये इम्प्लीमेंट करती है, और ये क्या करती है, ये चेक करती है, चेक एंड बैलेंस बना के रखती है कि जो लॉ बनाए गए थे कि वो सही है या नहीं है लोगों के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, ये चेक करती है। अब आप मुझे बताओ, अगर जुडिशरी भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होती तो गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को वो मना करती? नहीं करती ना। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, जजेस को इम्पार्शियल रहने के लिए कहा जाता है कि आप इम्पार्शियल जस्टिस दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ये भी बिल्कुल वही काम करती है, गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस बना के रखने का काम करती है। जैसे कि कौन कौन सी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, जैसे कि देयर इज इलेक्शन कमीशन, which is there in Article 324. Then there is CAG, Comptroller, and Auditor General of India. ऑडिटर, ये क्या करता है, ये चेक करने का काम करता है कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब ऑडिट करने का काम करता है। कैग हो गया, कैग इज इन आर्टिकल 148। देन देर इज यूपीएससी या स्टेट वाले, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? दीज आर इन आर्टिकल 315। एंड द लास्ट वन यू कैन सी, बहुत सारे हैं, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। अब देखो इनका इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, टेक 10 seconds टू थिंक अबाउट इट, कि इनका इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, या फिर आप कहिए कि कैग का इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब का इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, फाइनेंस कमीशन का इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, बताइए। देखो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोई भी जो गवर्नमेंट होगी वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैग है, अगेन ऑडिट करता है ये, तो ये भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। यूपीएससी नहीं होगा तो सारे आप देखोगे कि जो आप कहानियां सुनते हो ना, जिसपे आपके पेरेंट्स आपको सुनाते हैं कि देखो वो साइकिल वाले का बेटा था और उसने क्लियर कर लिया, तुम्हें तो इतनी फैसिलिटी मिली है, तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा। तो वहां पे साइकिल वाले के बेटे और तुम्हारे फैसिलिटीज के अलावा पता है कौन होता है? सिर्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, इन सब के बेटे होते, बेटे बेटियां। फाइनेंस कमीशन ऐसे ही, ये सारी कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। लास्ट सेलियंट फीचर्स में आता है इमरजेंसी प्रोविजन। अब देखो इमरजेंसी प्रोविजन की क्यों जरूरत पड़ती है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रीडिंग देम। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, जैसे किसी से वॉर हो गया, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया, इंटरनल रिबेलियन हो गया। ऐसे केस में देश को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, तो उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस डाले। तीन आर्टिकल आपको याद रखने हैं, 352, 356 एंड 360, ठीक है। देखिए मैं लिख देती हूँ, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी किस में है? आर्टिकल नंबर 352। फिर स्टेट इमरजेंसी, इट इज देयर इन आर्टिकल 356, एंड द लास्ट वन इज
फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज देयर इन आर्टिकल 360। तो कल से आज तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक चीज बस रह गई है जो मैं आपको बताऊंगी, जो हमने कल भी थोड़ा पढ़ा था, पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ से बोरो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी चीज कहाँ से बोरो किया गया। हम अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिविजन पार्ट करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिविजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया, क्योंकि हमने देखा था बी आर अम्बेडकर ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा और देखा कि इंडिया के लिए क्या क्या उसमें से सूटेबल बैठता है, और उसके हिसाब से चूज किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूएसए ही स्टार्ट कर देते हैं। यूएसए, बताओ यूएसए से क्या क्या लिया गया है सबसे पहले। वो बिल ऑफ राइट्स जो यूएसए का था, वहां से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ ही मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था जुडिशियल रिव्यू। ये तीन तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या लिया है बताइए। हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट लिया है यहां से। इम्पीचमेंट, इसलिए दोबारा पढ़ा रही हूं मैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये सिर्फ पार्शली है, ठीक है। क्योंकि पार्शली क्यों लिया है हमने, क्योंकि यूएसए के अंदर, क्योंकि उनका प्रेसिडेंशियल फॉर्म है ना, तो यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। हमारा तो नॉमिनल हेड है, तो हमने वहां से सिर्फ थोड़े से पार्ट्स लिए हैं कि हम प्रेसिडेंट को आराम से रिमूव कर सके। नेक्स्ट हमने यहां से लिया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड द लास्ट, और क्या लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। तो क्या क्या लिया है हमने यहाँ से, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बट ओनली पार्शियली, बिकॉज यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट, ये सारी चीजें हमने ली है यूएसए के अंदर से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। ये हमने कल नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन था। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, डीपीएसपी, या शायद पढ़ा था हमने, याद नहीं मुझे। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वही वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना है। ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो ये तो सब याद रख लेते, पर सेकंड वाला याद नहीं रहता। जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। नॉमिनेशन, nomination of members to Rajya Sabha, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये भी हमने कहा से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट, इलेक्टोरल ऑफिस एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ध्यान से सुनना, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना। हमने इम्पीचमेंट कहां से उठाया है, यूएसए से, पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये हमने कहां से उठाया है, आयरलैंड से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कुछ वॉर है, अग्रेशन है,
आर्म्ड रिबेलियन है, इन सब केसेस में देश को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस लग जाते हैं। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। फिर हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से क्या लिया है? ये तो मैंने कल आपको बताया था। कनाडा से बेसिकली हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्या मतलब इसका? फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है, लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर की जो पावर है वो प्रिवेल कर जाएगी। ठीक है, चलिए डिलीट करते हैं इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने लिया है यूके से। यूके से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे यार, हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके हिसाब से प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होगा सिर्फ, और प्राइम मिनिस्टर और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मेन डिसीजंस लेंगे। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मैंने आपको बताया था, एवी डाइसी ने दिया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ की चलेगी, हर कोई लॉ के सामने बराबर है, लॉ सुप्रीम है, ना कि इंसान सुप्रीम है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने लिया है यूके से। लेजिस्लेशन हम भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। फिर बायकैमरलिज्म। अब बायकैमरलिज्म क्या होता है? कैन एनीबडी आंसर? आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज बायकैमरलिज्म? एंड जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हिंदी में बताइए, बेटा ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं, हिंदी मीडियम की नहीं है। व्हाट इज बायकैमरलिज्म? देखिए, आपने देखा होगा हमारे पास दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, दो हाउसेस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दिस इज कॉल्ड बायकैमरलिज्म। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया है? तो रशियन रेवोल्यूशन से हमने लिया है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, कौन सा जस्टिस? सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये हमने कहाँ से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से। उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा सबको, कल भी हमने पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने क्या लिया है? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, या फिर आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके अंदर पिट इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट ये सब दिया हुआ है, उसके अंदर आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया हुआ है, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी। अब बच्चे बोलेंगे मैम अभी हमने आपने जुडिशरी कहीं और पढ़ाया था।
तो देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था वो, हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये भी हमने यहाँ से उठाया है। इमरजेंसी प्रोविजंस, बेसिकली ये बाकी में भी मेंशन थे, जैसे इमरजेंसी का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जर्मनी से भी हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी मेंशन थे। ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स कि कैसे एडमिनिस्टर करना है, ये भी हमने यहां से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अगर कोई लिख रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर लिख लो, फिर आगे बढ़ना। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दिस कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी स्टार्टेड इन राज्यसभा, लोकसभा, बोथ और नन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ये जो अमेंडमेंट वाला क्लॉज है ये कहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। एंड लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट। आपको पता ही होगा कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। हमें पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, तो कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो टॉपिक्स हैं, वो स्टेट लिस्ट में दे दी गई है जिसपे स्टेट अपना रूल या लॉ बनाएगा। कुछ है जो यूनियन लिस्ट में है, और कुछ है जो कंकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, जिसमें दोनों ही है, स्टेट और यूनियन दोनों ही है। और ये डिपेंड करता है कि आप मतलब अगर दोनों अग्री कर गए तो ठीक है, नहीं कर गए तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेट को सेंटर को प्रेफरेंस देंगे। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हमने राइट्स की बात तो कर ली, बट राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। टेक 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट का क्या इंपॉर्टेंस है, जल्दी बताओ, उसके बाद हमें जल्दी से रिवाइज भी करना है। देखो, सिंपल सी बात कर रही हूं मैं। अगर हमारे पास राइट्स ना हो और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना हो, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, तो गवर्नमेंट टायरनी दिखा सकती है, गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी चला सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो कोई राइट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट का जो मन करेगा गवर्नमेंट वो करेगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि राइट्स आर इम्पोर्टेंट, एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो जुडिशियल रिव्यू ही है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है, रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ड्यूटीज, पावर, राइट्स, फंक्शंस ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी, ताकि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में प्रॉपर एक रिलेशन बन के चल सके। सबसे पहली बात है, ये एक रिटन और लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका एक और क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले सारे मोस्टली लॉयर्स थे, तो उन्होंने इतने टेक्निकल टर्म्स यूज कर दिए कि हमें समझ में आना बंद हो गया। तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर एक स्टेट वगैरह को मेंशन किया गया है। और इतनी वैरायटी है, इतने वेरिएशन है इंडिया के अंदर कि सबको मेंशन करते करते ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लेंदी हो ही जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप की। और हाँ, जब हम बात करते हैं लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक बार आप चेक कर लेना, जो लास्ट डेटा था उसके हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली जब अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट है हमारा वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूएसए में तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, चाइना में सिर्फ 138 आर्टिकल्स है, जापान में सिर्फ 103 आर्टिकल्स है, कनाडा में 107 आर्टिकल्स है। सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए की तरह ऐसा नहीं होता हमारे इंडिया में कि इंडिया का सिटीजनशिप अलग है और फिर आपके अपने होम स्टेट का सिटीजनशिप अलग मिला हुआ है। आपको, आपके पास सिर्फ एक सिटीजनशिप है, वो है इंडिया की। और इनफैक्ट आप देखोगे, अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है और आप कहीं और की भी सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपका या तो आपको वहां का रिनाउंस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वरना इंडियन सिटीजनशिप आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है एक सुप्रीम पावर। ठीक है, कि इंडिया के हिसाब से हमारा एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है,
हमारे हमारे मैटर्स के लिए हम किसी और का कंट्रोल नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई और आके हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। सोशलिस्ट की बात करूं और सेकुलर की बात करूं तो ये दोनों ही बाद में ऐड किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किए गए हैं। सोशलिस्ट का सिंपल सा मतलब है, एक तरीके से आप वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी रिसोर्सेज है, पावर है, पैसा है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है हम हर रिलीजन को बराबर का दर्जा देंगे, जबकि जो नेगेटिव है वो वेस्टर्न कंट्रीज में यानी कि यूएसए में फॉलो होता है, जिसके हिसाब से आप हर रिलीजन से बराबर की दूरी रखोगे। सेक्युलर का अगर कोई सिर्फ सिंपल मतलब आपसे पूछ लेना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, सब सिंपल मतलब, तो इसका मतलब है कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी स्टेट रिलीजन, सेक्युलर का मतलब होता है। सेक्युलर का मतलब होता है नो स्टेट रिलीजन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिक ब्लेंड है। रिजिड होने का मतलब क्या हुआ? रिजिड होने का मतलब ये हुआ कि इसके कुछ पार्ट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, आप जो मर्जी कर लो। और फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कुछ पार्ट्स को इजीली किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बहुत मुश्किल होता है बेसिकली। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है, डिपेंड करता है कि प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कैसा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या ऑर्डिनरी लॉज अगर आप सेपरेट वेज में अमेंड कर रहे हैं तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फ्लेक्सिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज लॉज हैं और ऑर्डिनरी लॉज हैं वो सेम वे में कर रहे हैं तो उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। देखो रिजिड का क्या मतलब होता है, जो आपके नॉर्मल लॉज हैं और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, दोनों ही आप अलग अलग तरीकों से कर रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग रूल्स है, तो वो रिजिड हो गया। अगर दोनों सेम तरीके से कर रहे हो तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जिनको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है इन अमेंडमेंट को, और कुछ अमेंडमेंट को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है दोनों हाउसेज की। ठीक है। तो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, इंडिया के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल नहीं है, प्रेसिडेंशियल यूएसए में है। एंड पार्लियामेंट्री का मतलब होता है प्रेसिडेंट होगा तो सही बट वो नॉमिनल हेड होगा। मेन काम, मेन डिसीजन लेना सारा किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर का काम है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की। तो हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और मैंने आपसे सवाल पूछा था राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसको हटा दिया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है। फिर हम ड्यूटीज की अगर बात करें तो बहुत सारी ड्यूटीज है, पहले टोटल 10 ड्यूटीज थी, उसके बाद एक और ऐड कर दी गई और अब 11 ड्यूटीज है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप राइट्स एंजॉय कर रहे हो तो कुछ ड्यूटीज भी तो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? बेसिकली इसको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ये इस्टेब्लिश करना चाहता है वेलफेयर स्टेट, कि लोगों को बराबरी का हक मिले, मौका मिले, इक्वालिटी मिले, ये इस्टेब्लिश करना चाहता है। उस टाइम पे हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए हमने स्टैब्लिश नहीं किया था, पर अब हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। मैं बता चुकी हूँ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है, ना आपको कोई स्टेट की अलग से सिटीजनशिप मिलेगी, और ना ही ऐसा होगा कि अगर आपने कहीं और देश का सिटीजनशिप ले लिया है तो इंडियन सिटीजनशिप भी है और बाहर का भी, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको वहां का रिनाउंस करना पड़ेगा या फिर इंडियन सिटीजनशिप आपका रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 का है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, 18 या 18 साल से ऊपर हैं, तो आप वोट दे सकते हैं, ये आपका राइट कहता है। ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव रिएक्शन। मैंने अभी बताया था डीपीएसपी का क्या काम था। डीपीएसपी का काम था कि वीकर सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, सबको बराबर लेके आना है और वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजर्वेशन लेके आते हैं ताकि वो लोग बढ़ चढ़कर आगे आए।
एटलीस्ट कोशिश तो करें, ठीक है। ये हम आर्टिकल 15-16 में दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो आपका रिजर्वेशन है वो कैसे जस्टिफाइड है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी हैं। पहली बात तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमने देखा कि तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वरना जो गवर्नमेंट है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया आर्टिकल 324, स्कैग हो गया आर्टिकल 148, यूपीएससी स्टेट पीसीएस हो गया आर्टिकल 315, उसके बाद फाइनेंस कमीशन हो गया आर्टिकल 280। इन सब का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ तो ये फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कई बार ऐसा टाइम होता है कि हमारे पास इमरजेंसी घोषित करनी पड़ जाती है, या तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देश में लोग एक दूसरे को ही काम मारने लग गए हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर बाहर से वॉर वगैरह का सिचुएशन है। ऐसे में इमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 के अंदर। फिर हमने देखा कि हमने कौन कौन सी चीजें कहाँ से ली है, जैसे यूएसए से, 1 सेकेंड, जैसे यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएसए से लिया है। और आपको बताना है कि प्रेसिडेंट को हमने चूज करने का प्रोसेस कहाँ से लिया है, मैं बताऊंगी ये एनीवे। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, ये सब हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। फिर आयरलैंड की बात करते हैं। अरे, आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो लिया है, इलेक्टोरल ऑफिस और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमने यूएसए से प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस लिया है, और आयरलैंड से प्रोसेस लिया है कि प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं आपने, कनाडा से आपने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है विद स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन सेंटर, कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो सेंटर ही है जो कि ज्यादा, जो सुप्रीम माना जाएगा, जिसकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद हमने लिया है यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मैंने आपको बताया था, एबी डाइसी है कि लॉ का रूल चलेगा, इंसान का नहीं। लॉ सुप्रीम है, सब बराबर है उसके सामने। लेजिस्लेशन लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है हमने यूके से, वेरी इंपॉर्टेंट। और बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेज होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। फिर रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन से हमने लिए हैं आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, कौन कौन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है। वाई वी टुक सो मेनी फीचर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और व्हाट आर द फीचर्स वी टुक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो फेडरल स्कीम है, ऑफिसर ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इमरजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्थ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है। ये सब हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, और ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट। आपको पता ही है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। तो यहाँ से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट लिया है। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कल हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। ये थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था मैंने, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। बहुत डिटेल में नहीं, लक्ष्मीकांत नहीं कवर करा रही हूँ मैं, वो भी होगा, बाद में होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो टुमारो वी विल कवर चैप्टर 2। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ती हूँ। और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए, क्योंकि अगर मुझे लगता है ना कि मैं बस मेहनत कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं, तो फिर मैं ये क्लासेस रोक दूंगी फिर से। तो अगर आप नहीं चाहते कि क्लासेस रुके, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, और अपने कमेंट जरूर लिखिए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।